हेलो जय हिंद साथियों, मैं अनुराग आ चुका हूँ आपके फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। आज की आपकी क्लास कॉन्सेप्चुअल नहीं होने वाली है। आज की आपकी क्लास में नेवी SSR के 4 फरवरी थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी फिजिक्स के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल सके कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुट करे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं। ये मेरी खुद की मेमोरी के क्वेश्चंस हैं, मेरे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो जिन लोगों ने 4 फरवरी थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया होगा उन सभी लोगों ने ये क्वेश्चंस को वहाँ पर देखा होगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था, सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा गति चैप्टर में मैंने आपको चाल व वेग में डिफरेंस, वेग के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक और दूरी व विस्थापन में अंतर, त्वरण और इन सभी के मात्रक में विमाएं बताए थे। उस वीडियो का आपका पार्ट 1 मिल गया था और उस वीडियो का पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। तो आज की ये क्लास आपकी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मैं मोटिवेट होता रहूँगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो पे मैं लाइक्स 100 लाइक्स का इस पे मैं टारगेट रखता हूँ। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो मैं आगे आपको एक वीडियो में एग्जाम में आए हुए सारे मैथ्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो कमेंट करके आप बताइए कि आपको मैथ के क्वेश्चन चाहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। 100 लाइक्स आते ही मैं आपको सारे मैथ्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पहला मेरे एग्जाम में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है। ऑप्शंस थे आपके, ठीक है, आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, आपको हेल्प करेंगे आगे। पहला ऑप्शन था आपका न्यूटन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का प्रथम नियम। सेकंड आपका ऑप्शन था न्यूटन का द्वितीय नियम। थर्ड ऑप्शन आपका था न्यूटन का तृतीय नियम और फोर्थ ऑप्शन था आपका नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा कि न्यूटन की गति के 3 नियम है। पहला नियम आपका जड़त्व का नियम है, दूसरा आपको जो नियम है वो बल को परिभाषित करता है, बराबर m यहाँ से आएगा, और जो तृतीय नियम है वह आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर किसी भी वस्तु पे आप क्रिया करते हैं तो वह वस्तु आप पर रिएक्ट करेगी, आपको रिएक्शन वहां से मिलेगा। तो जब ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन के गति के नियम, तो वहां पर ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। पहला क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन 3 सही था, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज था। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि यदि एक कोई पानी की टंकी है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाता है, फ्लड का क्वेश्चन था। एक कोई पानी की टंकी है, ये पूरी जल से भरी हुई है, h ऊंचाई तक, पूरी इसकी हाइट h है और h ऊंचाई तक जल से भरी है। इसके धरातल में एक छिद्र करने पर खाली होने में समय t लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब इस ऊंचाई को घटाकर आधा कर दिया जाए, जब टंकी आधी भरी हो, जब टंकी आधी भरी हो तो खाली होने में समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपका था। खाली होने में समय क्या होगा जब टंकी आधी भरी हो, पूरी ऊंचाई h ऊंचाई तक भरी हो तब t समय लगता है, और जब टंकी आधी भरी हो तो कितना समय लगेगा। तो जब टंकी h ऊंचाई तक भरी होगी तो इसके लिए टॉरिसेली ने प्रमेय दी थी, अपनी टॉरिसेली की थ्योरम थी। उन्होंने सूत्र दिया था t = √2h/g। तो जो खाली होने में समय है उसके लिए ये सूत्र उन्होंने दिया था। अब हमसे क्या कहा गया, पहले क्या ऊंचाई थी h, तब समय था t, अब ऊंचाई कितनी हो गई h/2। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं t = √2h/2/g, h/2 रख दिया h की जगह हमने। तो हमारे सामने क्या आ गया, t = 1/√2 √2h/g। इस √2 को बाहर कर लिया हमने।
तो हमारे पास क्या आ गया, और इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टी। तो टी डैश जो आपका आया वो T/√2 आ गया। ये क्वेश्चन आपका था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। पहला ऑप्शन आपका था वोल्टता का, पोटेंशियल का। दूसरा ऑप्शन आपका था कार्य का, कार्य नहीं, यहाँ पर ऊर्जा था। दूसरा ऑप्शन आपका था ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन आपका था बल का, और चौथा था आपका नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा V = W/Q। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो यहाँ से आप देखिए W = जब इसको Q को इधर लाएंगे तो V × Q आ जाएगा। V का मात्रक वोल्टेज का मात्रक वोल्ट इंटू और Q आवेश का मात्रक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका W कार और ऊर्जा एक ही चीज होती है, कार का मात्रक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका दूसरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका था आपका n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका था n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है n प्रकार के अर्धचालक और दूसरा आपका होता है p प्रकार के अर्धचालक। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। n प्रकार के अर्धचालक त्रिसंयोजी n प्रकार के अर्धचालक आपका पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर, व p प्रकार के अर्धचालक आपके त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। तो आपका ऑप्शन दिए गए थे, n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। पहला आपका ऑप्शन था त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर। दूसरा ऑप्शन था आपका पंच संयोजी। तीसरा आपका इसी तरीके से था नन ऑफ दीज, और एक ऑप्शन था आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर आपको मैंने पता होगा n प्रकार के अर्धचालक पंच संयोजी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से प्राप्त होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका दूसरा था। ये सभी चीज़ें आपको आगे अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको आगे जब मैं पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था निश्चित ताप पर। ये क्वेश्चन आपका गैस के अणुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से था। निश्चित ताप पर किसी गैस के आयतन में 5% वृद्धि करने पर दाब में परिवर्तन होगा। दाब में आपका परिवर्तन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका था। तो निश्चित ताप की जहां पर बात की जाए तो वहां पर बॉयल का नियम लागू होता है। बॉयल का नियम क्या होता है, जब किसी निश्चित ताप पर गैस के आयतन को घटाया जाता है तो वहां पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो निश्चित ताप पर जब किसी गैस के आयतन को हम लोग घटाएंगे तो वहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर किसी भी कंटेनर में गैस भरी हुई है, जब उसको आप ऊपर से दबाएंगे तो वहां पर आयतन उसका कम होता चला जाएगा, कम जगह में वो आता जाएगा, लेकिन उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। दाब जब आप बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा,
और दाब घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, या इसका उल्टा। तो जब आप v को ऊपर लाएंगे तो p इनवर्स इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v⁻⁻1 इस तरीके से आ जाएगा। और कितनी वृद्धि दी गई यहाँ पर 5% की। इस घात को आप आगे लाएंगे p = -1 × 5, तो यहाँ पर क्या आपको रिप्रेजेंट हुआ -5%। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा। जब 12% से कम आपकी कमी या वृद्धि दी गई हो तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया, माइनस से मतलब है आपका कमी, दाब में 5% की आपकी कमी आ जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन था 5% की कमी। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था प्रकाश तरंगों की प्रकृति। प्रकाश तरंगों की प्रकृति के ऊपर अगला क्वेश्चन था। प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। ये क्वेश्चन आपका था प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। पहला ऑप्शन था आपका अनुप्रस्थ, दूसरा था आपका अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल ये आपका था अनुदैर्ध्य, ये ट्रांसवर्स आपका अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन था बोथ ए एंड बी, और तीसरा आपका चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था। तो प्रकाश तरंगों को आपको पता होना चाहिए, प्रकाश तरंगें वैद्युतचुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स प्रकृति की होती हैं। तो इसका सही आंसर था आपका अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन आपका था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, द्रव्यमान आपका 1 ग्राम है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 ग्राम, उस पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आता है तो बल होगा। ये क्वेश्चन आपका था। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर m दिया गया है, आपको a दिया गया है। m आपका 1 ग्राम, a आपका दिया गया है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको बल का फॉर्मूला पता होगा, F = ma होता है। अब आपको एक चीज यहाँ पर क्या देखनी है कि द्रव्यमान आपका ग्राम में दिया गया है, और द्रव्यमान की CGS यूनिट क्या होती है, ग्राम, और त्वरण आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दिया गया है। तो CGS यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, दोनों CGS में दिए गए हैं। तो इस फॉर्मूले से जब आप ड्राइव करके निकालेंगे, कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो जो आपका बल भी आएगा वो भी आपका CGS में ही आएगा। तो जब यहाँ पर आप F = 1, m की जगह 1 और त्वरण की जगह भी 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 डाइन आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दिए गए थे 1 न्यूटन, 1 डाइन, दूसरा ऑप्शन था आपका 1 डाइन, तीसरा आपका था नन ऑफ दीज, और एक और कुछ ऑप्शन दिया गया था। तो काफी लोग यहाँ से अगर फॉर्मूले ड्राइव करके निकालेंगे तो कुछ लोग न्यूटन लगा देते हैं, ठीक, जो आंसर गलत है आपका। ये दोनों CGS में दिए हैं तो बल भी आपका CGS में ही निकल के आएगा। सही ऑप्शन आपका 1 डाइन। अगला क्वेश्चन आपका था जब किसी कुंडली के पास में आप कोई चुंबक लाते हैं, ये कोई कॉइल है, जब इसके पास में आप कोई चुंबक यहाँ पर मूव करवाते हैं तो इसके अंदर एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, एक इसमें वोल्टता आ जाती है, वोल्टेज आ जाता है। तो उस वोल्टेज को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आपका था। जब किसी कुंडली में वोल्टता आ जाती है, वह वोल्टता कहलाएगी। ये आपका क्वेश्चन था। तो ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे आपके। पहला ऑप्शन था आपका ऑप्शन दिया गया था आपका प्रेरित धारा, दूसरा आपका दिया गया था वोल्टेज,
तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया था प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और चौथा ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज था। तो जो यहाँ पर वोल्टता आ जाती है वह एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, तो उसको हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। जब किसी कुंडली में चुंबक मूव कराते हैं उसके आसपास आपेक्षिक गति होती है दोनों में, तो वहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसका ये ऑप्शन सही था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था आपका, इस पृथ्वी पर सभी वस्तुएं जो जिस न्यूनतम कण से बनी हैं उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी पर वस्तुएं न्यूनतम कण से बनी हैं। ऑप्शन आपके थे, पहला अणु, दूसरा आपका ऑप्शन था परमाणु, थर्ड आपका ऑप्शन था द्रव्य, और चौथा नन ऑफ दीज। तो आपको बताना चाहिए द्रव्य मैटर आपका पदार्थ होता है। पदार्थ के तीन भाग होते हैं आपका, ठोस, द्रव और गैस। और सभी वस्तुएं अणुओं से मिलकर बनी होती हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो। और अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु के कुछ निम्नतम कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सभी वस्तुएं मिनिमम कणों से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो द्रव्य, अणु और परमाणु में यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका था न्यूनतम कण आपका परमाणु, ये आपका राइट आंसर था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट में प्रवाहित धारा होती है, शॉर्ट सर्किट में प्रवाहित धारा होती है। आपका पहला आंसर था आपका जीरो एम्पियर, दूसरा आपका था इनफाइनाइट एम्पियर, तीसरा आपका ऑप्शन था 5 एम्पियर, चौथा नन ऑफ दीज। तो आपको जब पता होना चाहिए शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब कोई भी परिपथ, जब उस पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रह जाता है, कोई भी बाहरी प्रतिरोध, बाहरी लोड नहीं रह जाता है, तब वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट अनलिमिटेड धारा प्रवाहित हो जाएगी, जिससे कि पूरा सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ का इसका ऑप्शन 0 एम्पियर नहीं है, इसका ऑप्शन है आपका इनफाइनाइट एम्पियर। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 0 एम्पियर, जब ये सर्किट खुला होगा, जब ये इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी, तब 0 एम्पियर आपका होगा। जब आपकी अनलिमिटेड धारा, इनफाइनाइट धारा आपकी इसमें प्रवाहित हो जाएगी सर्किट में, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट आपका हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट में जो प्रवाहित करंट है वो आपका इनफाइनाइट एम्पियर, इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका था, भोजन से हमें प्राप्त नहीं होता है, भोजन से प्राप्त नहीं होता है। पहला आपका ऑप्शन था यहाँ पर वसा को फैट कहते हैं इंग्लिश में, दूसरा था आपका कार्बोहाइड्रेट, तीसरा आपका था प्रोटीन, और चौथा आपका ऑप्शन दिया गया था प्लाज्मा। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन भी आपको खाने से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट भी आपको आपके खाने से मिलता है, फैट भी आपको अपने खाने से मिलता है, लेकिन प्लाज्मा ब्लड का एक हिस्सा होता है जो आपको खाने में नहीं मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो चौथा ऑप्शन आपका था, प्लाज्मा आपको खाने में नहीं मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन जो था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम में आए हुए मेरे मेमोरी के हैं, मैंने इधर उधर से इकट्ठे नहीं किए, जो मुझे याद थे मैं वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। और कल से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपको मैथ की भी वीडियो चाहिए, मैथ के जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस वीडियो पे आप 100 लाइक्स करिएगा और कमेंट करिएगा, तो मैं आपको मैथ के भी आए हुए सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला आपका क्वेश्चन था, वैद्युत चुंबकीय तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का औसत ऊर्जा घनत्व होता है।
इसका यहाँ पर फॉर्मूला नहीं पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण। दूसरा था आपका ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है। तीसरा ऑप्शन था दोनों के कारण, दोनों के कारण। चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस दिए गए थे। तो आपको बताना चाहिए वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, निर्वात में भी चल सकती हैं। तो इसके लिए जो वेलोसिटी सिलेक्टर का फॉर्मूला होता है C = E/v, ये आपको आगे मैग्नेटिज्म में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इसका औसत ऊर्जा घनत्व होता है वो इलेक्ट्रिक क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका तीसरा ऑप्शन था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण। सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं, आगे आपको फायदा होगा, आपको पता चलेगा कहाँ से कितना आता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा संचित होती है। अब आपको बताना है कौन सी ऊर्जा संचित होती है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया था स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा आपका ऑप्शन था यहाँ पर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तीसरा आपका ऑप्शन था रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। और चौथा आपका ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। पौधे आपकी रासायनिक स्थितिज ऊर्जा सूर्य से जो एनर्जी लेते हैं उसको अपने खाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो रासायनिक स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका ऑप्शन 3 आपका राइट था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका वेव से था, V = n लैम्डा फॉर्मूले पे आपका आधारित था। यहाँ पर कुछ लैम्डा दिया गया था, मुझे सही क्वेश्चन याद नहीं है, और कुछ V दिया गया था और n का मान आपको निकालना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन था आपका। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन धातु है। धातु अधातु से ये क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन धातु है। पहला आपका ऑप्शन था इसमें कार्बन, C दिया गया था। दूसरा आपका ऑप्शन Na दिया गया था, Na का मतलब सोडियम होता है। तीसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर N दिया गया था, N का मतलब नाइट्रोजन होता है। चौथा आपका नन ऑफ दीज। तो आपको जैसा पता होना चाहिए, यहाँ पर सोडियम एक धातु होती है, सोडियम मेटल होता है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सोडियम वाला राइट था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन आपका था आपका थर्मोडायनेमिक्स से। अगला क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स से था, ताप की संकल्पना। क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, शायद 17 होगा। ताप की संकल्पना प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन आपका था ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। दूसरा आपका ऑप्शन था ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। तीसरा ऑप्शन था ऊष्मागतिकी के 0वें नियम से। और आपका चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए ऊष्मागतिकी का जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ऊष्मागतिकी का जो 0वां नियम होता है, वह आपका होता है अगर कोई वस्तु A B के साथ तापीय साम्य में है तथा कोई वस्तु A C के साथ तापीय साम्य में है, तो दो वस्तुएं B व C आपस में तापीय साम्य में होंगी। जैसे कोई वस्तु ये A है, ये एक वस्तु B है और ये एक वस्तु C है। ये वस्तु इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब आपका इसका भी ताप इसका ताप समान है। ये वस्तु इसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दो वस्तुएं B व C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, तापीय साम्य में होंगी। ये आपका ऊष्मागतिकी का 0वां नियम है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इससे आपको ताप की संकल्पना प्राप्त होती है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था जो
तरंग की द्वैतीय प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ वेव किसका सिद्धांत है? तरंग की द्वैतीय प्रकृति किसका सिद्धांत है? ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिद्धांत आपका डी ब्रॉगली ने दिया था, तो डी ब्रॉगली इसका राइट आंसर था। आगे का ऑप्शन मुझे याद नहीं है, ऐसी वैज्ञानिकों के नाम दिए गए थे। हाँ, मोस्ले एक नाम दिया था, मोस्ले वैज्ञानिक का नाम दिया था, और आगे 2 ऑप्शन और थे। तो इसका तरंग की जो द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत डी ब्रॉगली ने दिया था, और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य आपकी लैम्डा बराबर h/p, और p संवेग होता है तो लैम्डा बराबर h/mv। तो कोई भी तरंग है उसमें द्रव्यमान व तरंग दोनों, कोई भी तरंग है वो एक द्रव्यमान के साथ, द्रव्य के साथ संबद्ध रहती है। तो यहाँ पर ये आपका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है, लैम्डा बराबर h/mv। अगला क्वेश्चन आपका था, अगला क्वेश्चन आपका दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपका 18 या 19 नंबर क्वेश्चन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किन वेव्स को नहीं देख सकते हैं, नहीं देखा जाता है? तो ये क्वेश्चन मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया किस तरीके से इन्होंने पूछा था। इसी तरीके से इन्होंने पूछा था, और आपको जैसा पता होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो आपका होता है RMIVUXG। इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं, RMIVUXG। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 आपकी 7 तरंगें होती हैं। जी का मतलब नीचे से आप स्टार्ट करिए, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और आपकी माइक्रो और रेडियो। ठीक है, इस तरीके से ये आपका तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में आपको याद कर लेना है। RMIVUXG, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। गामा की आपकी तरंग दैर्ध्य 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग से कम होती है। ठीक है, एक्सरे की आपकी जो वेवलेंथ होती है आपकी 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉन्ग तक। अल्ट्रावायलेट की आपकी 100 एंगस्ट्रॉन्ग से 3900 एंगस्ट्रॉन्ग तक आपकी वेवलेंथ होती है। विजिबल की वेवलेंथ आपकी 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। इंफ्रारेड की आपकी 7800 से 1 मिलीमीटर तक होती है, और माइक्रो की 1 मिलीमीटर से 1 मीटर, और 1 मीटर से ऊपर जहाँ तक आपकी रेडियो की वेवलेंथ होती है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना RMIVUXG, और यहाँ से आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो विजिबल जो होती हैं आपकी, जो दिखाई पड़ती हैं, वह आपकी 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग की रेंज की होती हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को सर्च भी किया, तो इसका आंसर आपका अल्ट्रावायलेट राइट होगा। जैसा कि मुझे क्वेश्चन कुछ खास एग्जाम में समझ में नहीं आया, पूछने का तरीका किस तरीके से था, तो इसका राइट आंसर आपका अल्ट्रावायलेट होगा। ये क्वेश्चन आपका और था। इसके बाद 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से थे, और आपके 5 क्वेश्चन बायोलॉजी व केमिस्ट्री से थे। आपका अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कम्युनिकेशन फलन है। कम्युनिकेशन आपके फंक्शंस हैं, निम्न में संचार फलन है, संचार फलन हैं। जिस तरीके से आपको पता होगा ऊष्मागतिकी फलन होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, आपका कार्य, आपकी गिब्स ऊर्जा, आपकी एंथैल्पी, एंट्रोपी, आयतन, दाब, ये सभी आपके ऊष्मागतिकी फलन होते हैं। इसी तरीके से जो संचार में, कम्युनिकेशन में जो चीज़ें यूज की जाती हैं, फ्रिक्वेंसी हो गया आपका, और भी जितनी चीज़ें होती हैं आपकी, सिग्नल स्ट्रेंथ, ये सभी आपके संचार फलन होते हैं। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, जितने मुझे याद थे मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको आगे मैथ्स के क्वेश्चन चाहिए आपको, तो आप मुझे इस वीडियो पर 100 लाइक्स करिए और कमेंट करिएगा, बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फैला दो। और कल आपकी क्लास होगी न्यूटन के गति के समीकरण, और बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट मैं फॉर्मूले वहाँ पे करवाऊंगा।
तो वो सभी आपको याद करने हैं। आगे से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लास चलेगी, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे आगे। तो लगे रहिए मेरे साथ, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।